Hello students, myself Dr. Manju Banerjee. Today we see the diffraction of light. As we know that light travels in a rectilinear path. मतलब light जो है वो straight line में गमन करती है, ये हम सब जानते हैं. And there are many other phenomena related to light such as interference, polarization and so on. But today we know about we try to know about the other phenomena, that is diffraction of light. Diffraction of light क्या होता है? मतलब जब हम जाते हैं कि लाइट इज ए ट्रेवल्स इन ए स्ट्रेट लाइन, और अगर हम एक कोई ऑब्जेक्ट बॉडी को या ऑब्स्टेकल को उसके मार्ग पे, उसके रास्ते पे रख देते हैं, तो वो अपने रास्ते से थोड़ा डेविएट हो जाता है. व्हेन एन ऑब्जेक्ट बॉडी और ऑब्स्टेकल इज प्लेस्ड इन द पाथ, लाइट सफर सम डेविएशन फ्रॉम इट्स पाथ. और ये उस ओपेक बॉडी का जो राउंड कॉर्नर्स है उसमें से वो बेंड हो जाता है. बेंड होके फिर वो अपने मार्ग पे आने वाले ऑब्स्टेकल को जो शेडो पड़ता है, जियोमेट्रिकल शेडो में भी वो बेंड हो जाता है. इस प्रकार हम अगर लाइट के रास्ते में कोई ऑब्स्टेकल रख देते हैं तो उसका जो जियोमेट्रिकल शेडो है उसमें भी लाइट का प्रवेश हो जाता है. तो इस प्रकार हम कह सकते हैं कि बेंडिंग ऑफ लाइट थ्रू राउंड कॉर्नर्स एंड स्प्रेडिंग ऑफ लाइट इनटू द ज्योमेट्रिकल शेडो इज कॉल्ड डिफ्रैक्शन. दिस फिनोमिना है ना. नाउ हम देखते हैं कि डिफ्रैक्शन कितने प्रकार का होता है. डिफ्रैक्शन दो प्रकार का होता है. वन इज फ्रेस्नेल डिफ्रैक्शन एंड अदर वन इज फ्राउनहोफर डिफ्रैक्शन. फ्रेस्नेल डिफ्रैक्शन कौन सा किसे कहते हैं? इस टाइप का डिफ्रैक्शन को अगर हमको समझना है तो हम इस फिगर का सहारा लेते हैं. इस फिगर में हम एक ऑब्स्टेकल बॉडी को, जो EF है, उसको हम लोग सोर्स के सामने रखते हैं, थोड़ी दूरी पे रखते हैं सोर्स से, और उतनी ही डिस्टेंस में ऑब्स्टेकल बॉडी से दूसरे में एक स्क्रीन को रखते हैं. ठीक है, मतलब स्क्रीन और जो सोर्स है उसका जो डिस्टेंस फ्रॉम द ऑब्स्टेकल बॉडी है इज फाइनाइट है. ठीक है, तो S विद द सोर्स एंड PQR विद द स्क्रीन. अब हम देख रहे हैं कि ये जो ऑब्स्टेकल में जो लाइट वेव इंसिडेंट हो रही है सोर्स से जो वेव फ्रंट के रूप में लाइट, एज यू नो दैट फ्रॉम हाइगन्स वेव थ्योरी, लाइट ट्रेवल्स इन द फॉर्म ऑफ वेव फ्रंट, है ना. तो ये जो वेव फ्रंट्स इंसिडेंट हो रही है ऑब्स्टेकल बॉडी में, तो फ्रेस्नेल डिफ्रैक्शन में जो इंसिडेंट होगी वेव फ्रंट, दैट विल बी सिलिंड्रिकल और स्फेरिकल वेव फ्रंट, नॉट प्लेन वेव फ्रंट. तो ये सिलिंड्रिकल या स्फेरिकल वेव फ्रंट जब ऑब्स्टेकल बॉडी पे इंसिडेंट होगी, तो चूँकि ये सिलिंड्रिकल और ये जो स्फेरिकल वेव फ्रंट है, इसके फेज में, मतलब फेज आर नॉट द सेम एट ऑल पॉइंट्स इन द वेव फ्रंट. देयरफॉर जो वेव फ्रंट जब ये ऑब्स्टेकल बॉडी पे गिरेगी, तो इस ऑब्स्टेकल बॉडी के में फेज भी बराबर, मतलब इक्वल नहीं होगी. तो इसके रिजल्टेंट में, इसके कारण अपने को जो स्क्रीन पे डिफ्रैक्शन पैटर्न दिखाई देगा, ये डिफ्रैक्शन पैटर्न में जो एम्पलीट्यूड वेरिएशन होगा, दिस इज ड्यू टू द म्यूचुअल इंटरफियरेंस बिटवीन द secondary wavelets coming from the unblocked portion of the wavefront. ठीक है, मतलब ये म्यूचुअल इंटरफियरेंस से प्राप्त होगा अपने को. इसके बाद रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड हम इस प्रकार म्यूचुअल इंटरफियरेंस से प्राप्त करेंगे, जो अनब्लॉक पोर्शन ऑफ द वेवफ्रंट से अपने को प्राप्त होगा. अब फ्रेस्नेल ने अपने डिफ्रैक्शंस को समझाने के लिए कुछ एजम्पशंस मान के चले थे, और उनका जो फर्स्ट एजम्पशन था वो था कि द वेवफ्रंट कैन डिवाइडेड इनटू सम स्मॉल एरियाज और जोन्स कॉल्ड फ्रेस्नेल जोन्स. मतलब उन्होंने जो वेवफ्रंट था, पूरे वेवफ्रंट को उनको स्मॉल एरियाज में या जोन्स में डिवाइड किया हुआ था, ताकि जो रिजल्टेंट इफेक्ट स्क्रीन के पॉइंट P पर हो, that will be the combined effect of the secondary waves originating from the various zones. मतलब डिफरेंट जोन से निकलने वाले जो सेकेंडरी वेव्स होंगे, उनका रिजल्ट कंबाइंड इफेक्ट के कारण अपने को P पर रिजल्टेंट इफेक्ट प्राप्त होगा. सेकेंड एजम्पशन उनका था कि द इफेक्ट एट एनी पॉइंट ड्यू टू द पर्टिकुलर जोन इज डिपेंड अपॉन द डिस्टेंस. तो जो पॉइंट P जो रिजल्टेंट इफेक्ट होगा स्क्रीन पे, विच विल बी द जोन से उसकी जो दूरी होगा उसके ऊपर डिपेंड करेगा, डिपेंड अपॉन द डिस्टेंस फ्रॉम द जोन, है ना. And third assumptions was
जो P पे जो टोटल इफेक्ट होगा दैट विल डिपेंड अपॉन द ऑब्लिक्यूटी ऑफ द पॉइंट विथ रिस्पेक्ट टू द जोन, अर्थात वो पॉइंट और उस जोन के बीच में, मतलब पॉइंट मतलब जो स्क्रीन पे अपने को रिजल्टेंट इफेक्ट दिखना है पॉइंट P, और जो उसका जो जोन के साथ ऑब्लिक्यूटी बन रहा है उस ऑब्लिक्यूटी फैक्टर पे भी डिपेंड करेगा। अब ऑब्लिक्यूटी फैक्टर को हम लोग 1 प्लस कॉस थीटा से बताते हैं, जबकि थीटा क्या है, व्हाट इज थीटा, थीटा इज द एंगल बिटवीन क्यू ई एंड पी ई, ठीक है, where QE is the perpendicular drawn from Q, and P is the point where resultant effect can be shown. As we move from Q to P, theta increases and resultant effect decreases. मतलब Q पॉइंट पे अपने को मैक्सिमम इंटेंसिटी मिलेगी और जैसे जैसे थीटा का मान बढ़ता जाएगा रिजल्टेंट इफेक्ट डिक्रीज होती जाएगी। अब इस फ्रेस्नेल टाइप ऑफ डिफ्रैक्शन जो है ये अपने को तब प्राप्त होता है जब हम लाइट के मार्क पे कोई स्ट्रेट एज रख देते हैं या नैरो स्लिट रखते हैं या कोई थीन वेयर रखते हैं या स्मॉल सर्कुलर होल या कोई दूसरा ऑब्स्टेकल रखते हैं, ठीक है। और ये जो डिफ्रैक्शन की घटना होती है जिसमें बेंडिंग होता है बीम का या बेंड होता है लाइट का, तो ये डिपेंड करता है ऑब्स्टेकल के डायमेंशन पे। अगर डायमेंशन उसका ज़्यादा है इन कंपैरिजन टू वेवलेंथ देन बेंडिंग विल बी स्मॉल, और अगर ये कॉम्परेबल है अर्थात ऑब्स्टेकल का जो डायमेंशन है इट इज़ कॉम्परेबल टू वेवलेंथ ऑफ लाइट देन द डिफ्रैक्शन विल बी शार्प, मतलब ज़्यादा डिफ्रैक्शन होगा। Second one is Fraunhofer diffraction. In this type of diffraction, the source of light and the screen are effective of infinite distance from the obstacle. मतलब इसमें source और screen को हम obstacle से infinite distance पे रखते हैं, और this may be achieved by using two convex lenses. और इसके लिए diffraction प्राप्त करने के लिए हम दो convex lens use करते हैं। एक first convex one to make the light from source parallel before it falls to obstacle, and the other to focus the light after diffraction on the screen. फर्स्ट लेंस को हम लोग सोर्स के बाद मतलब ऑब्स्टेकल के सामने रखते हैं ताकि अपने को पैरेलल बीम ऑब्स्टेकल में इंसिडेंट हो, एंड द सेकंड लेंस को हम ऑब्स्टेकल के बाद रखते हैं ताकि ये जो पैरेलल रेज ऑब्स्टेकल से प्राप्त हो रही है, ऑब्स्टेकल मतलब फ्रंट से जो प्राप्त हो रही है वो उस लेंस से कन्वर्जेंट होकर उसकी फोकस पॉइंट है यानी कि स्क्रीन पे अपने को प्राप्त हो जाए। इस प्रकार हम दो लेंस की मदद से इनफाइनाइट डिस्टेंस पे रखे हुए सोर्स और स्क्रीन के सहायता से भी हम डिफ्रैक्शन पैटर्न को प्राप्त कर सकते हैं। नाउ इंसिडेंट वेव फ्रंट इस स्थिति में अर्थात फ्राउनहोफर डिफ्रैक्शन में इंसिडेंट वेव फ्रंट जो प्लेन होता है एंड सेकेंडरी प्लेन का मतलब कि जो सेकेंडरी वेवलेट्स आर इन और इन सेम फेज एट द प्लेन ऑफ एपर्चर, and the diffraction pattern is obtained by interference between parallel rays. तो ऑब्स्टेकल पे जो वेव फ्रंट आपतित हो रही है उसके सभी पॉइंट्स पे सेकेंडरी वेवलेट्स का फेज समान होता है, इसीलिए अपने को पी पॉइंट पे जो एम्पलीट्यूड या रिजल्टेंट इफेक्ट प्राप्त होगा विच विल बी द इंटरफेरेंस बिटवीन पैरेलल रेज एंड कमिंग फ्रॉम द डिफरेंट पार्ट ऑफ द वेव फ्रंट। And this type of diffraction is obtained in plane transmission grating and concave reflection grating. अगर हम plane transmission grating देखें या concave reflection grating देखें तो grating में अपने को जो diffraction pattern प्राप्त होता है that is Fraunhofer diffraction. मतलब these are the two examples of Fraunhofer diffractions. Let us consider about the Fresnel half period zones. Fresnel half period zones क्या है देखते हैं। इसके लिए हम एक प्लेन वेव फ्रंट ABCD की कल्पना करते हैं। ABCD इज़ द प्लेन वेव फ्रंट। ये वेव फ्रंट अपने को उस लाइट से प्राप्त होता है जिसका जो मोनोक्रोमेटिक लाइट है एंड हैविंग वेवलेंथ लैम्डा कमिंग फ्रॉम द सोर्स फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, मतलब जो लेफ्ट हैंड साइड पे रखे हुए सोर्स से अपने को प्राप्त होता है, और ये वेव फ्रंट लेफ्ट टू राइट आगे बढ़ता है इन द फॉर्म ऑफ वेव फ्रंट। एवरी पॉइंट्स ऑफ द वेव फ्रंट इज सोर्स ऑफ सेकेंडरी वेवलेट्स एंड एट द पॉइंट over OP is E। यहाँ पर ये जो वो पॉइंट है जिसमें अपने को रिजल्टेंट इफेक्ट देखना है ड्यू टू द होल वेव फ्रंट, तो इसके लिए हम पूरे वेव फ्रंट को डिफरेंट जोन्स में बांटते हैं
तो सबसे पहले हम O से एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हैं वेव फ्रंट पे, where P is the foot of the perpendicular and P is also known as the pole of the wave front, and the distance between pole and the resultant point is E. And there is a, and if lambda is the wavelength of the wave front या फिर wave, then OM1 will be A plus lambda by 2. In this figure, it is clear that OP is equal to A and OM1 is the A plus lambda by 2. Therefore, OM1 minus OP is equal to A plus lambda by 2 minus that is lambda by 2. This means that the secondary wavelets reaching from P and from the points on circumference M1 will differ in phase by lambda by 2. अर्थात जो P पॉइंट से सेकेंडरी वेवलेट्स आगे बढ़ रही है और M1 सर्कल में रहने वाले जितने भी पॉइंट्स हैं उनमें से निकलने वाले जो सेकेंडरी वेवलेट्स है, इन दोनों वेवलेट्स के बीच फेज डिफरेंस लैम्डा बाई 2 है. ठीक है, देयरफॉर वी कैन राइट 2 पाई बाई लैम्डा into 2 pi by lambda of into path difference, that is OM1 minus OP, that is equals to pi. Because lambda by 2, we know that if lambda is the wavelength, then lambda by 2 will be equal to pi radian. Therefore 2 pi by lambda OM1 minus OP equals to pi. Now pi radian is, we also know that pi radian is nothing but the T by 2, that is the time period. Hence the area enclosed by the circle M1 is called the period. So therefore the small area which is enclosed by this circle M1 on the wavefront is known as first half period zone. This first half period zone is circle, as we know that from the figure. First half period zone is the circle where the other zones are the annular rings. Here it is shown as M1, M2. This is the first annular rings, and last zone will be obtained by the circle MN, which is nth zone. So the why this is called why they are called, these areas are called half period zones, because as the wavelets reaching from different successive zones having phase difference pi radian or lambda by 2 or T by 2 at O, therefore these zones are half period zones. मतलब जितने भी सेकेंडरी वेवलेट्स पहुंच रहे हैं फर्स्ट हाफ पीरियड जोन से और सेकेंड हाफ पीरियड जोन से, इन दोनों जोन से पहुंचने वाले हाफ पीरियड जो सेकेंडरी वेवलेट्स है उनमें फेज डिफरेंस जो है वो लैम्डा बाई 2 का है या T बाई 2 का है या पाई रेडियन का है. इसीलिए इन एरियाज को हम हाफ पीरियड जोन्स कहते हैं. और ये फ्रेस्नेल का एजम्पशंस था. उन्होंने पूरे वेवफ्रंट को हाफ पीरियड जोन्स में डिवाइड करते हुए वो पॉइंट के रिजल्टेंट इफेक्ट को उन्होंने बताया था कि आउटपुट में या स्क्रीन पे जो अपने को रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड मिलेगा, which is the combined effect of total wavefront, and if we divide the whole wavefront in the different half period zones, then this the resultant effect will be the combined effect of all the half period zones. Okay, thank you. That's 15 minutes.